नमस्ते दोस्तों। कहानी रेडियो प्रोग्राम में आज हम सुनेंगे डॉक्टर सीमा स्वधा की लिखी हुई कहानी साहब का नौकर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। जननायक एक्सप्रेस पूरे 4 घंटे लेट थी। यूं तो बिहार से गुजरने वाली गाड़ियों का लेट होना कोई अनहोनी नहीं थी, पर प्लेटफॉर्म की भीड़ और शोर से मुझे कोफ्त थी। फेंके हुए जूठे कागज़ों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वहीं पास के बेंच पर बैठे 4 लड़के आपस में बहस कर रहे थे। उनके बीच बहस का मुद्दा राजनीति में भ्रष्टाचार, बेकारी, गरीबी से लेकर देह व्यापार तक था। पास खड़ी मैं अपना ध्यान बटाने के लिए इधर उधर देख रही थी कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और उन लड़कों के आगे हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। पहले तो उन्होंने अनदेखा किया, फिर किनारे बैठे लड़के ने जेब से टटोलकर एक अठन्नी निकाली और बुढ़िया के हाथ पर धर दी। बुढ़िया ने उलट पुलट कर देखा और जाने क्या बुदबुदाई और फिर आगे बढ़ गई। चारों ओर भीड़ थी। खड़े खड़े मेरे पैर दुखने लगे थे। ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही थी जहां थोड़ी देर को बैठा जा सके। सच तो यह था कि पहली बार मैं अकेली कहीं जा रही थी, इसलिए थोड़ा नर्वस थी। मेरे बेटे आकाश के स्कूल से एनुअल डे का निमंत्रण था। पेरेंट्स का आना ज़रूरी है मम्मी। आकाश रुआंसा हो चला था। सबके मम्मी पापा आएंगे, एक आप लोग ही ना बोल रहे हो। बेटा, पापा को ज़रूरी बिजनेस टूर पे जाना है। पर मम्मी आप तो आ सकती हो, मैं इंतज़ार करूँगा। आकाश ने फ़ोन रख दिया था। निखिल ने सुना तो कहा, ठीक ही तो कह रहा है, चली जाओ तुम, मैं रिजर्वेशन करवा दूंगा, वहाँ रितु तुम्हें रिसीव कर लेगी। पर निखिल, मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी? कभी अकेली गई नहीं। दरअसल मुझे अकेले जाने के नाम पर घबराहट हो रही थी। कम ऑन यार, रितु भी तो तुम्हारी ही बहन है, अक्सर अकेली आती है, बी बोल्ड। अगले सप्ताह का रिजर्वेशन था। मैं जाने की तैयारी करने लगी। आकाश की पसंद का नाश्ता बनाया। मैडम, सामान उठाना है क्या? एक अधेड़ कुली पास खड़ा पूछ रहा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। कोई दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि एक पल लगा जैसे प्लेटफॉर्म पर भीड़ का कोई दरिया हो। वो चारों लड़के उठकर जा चुके थे। अब वहाँ एक औरत बच्चों के साथ बैठी थी। बेंच पर थोड़ी जगह अभी बच रही थी तो मैं वहाँ जाकर बैठ गई। गर्मी से हाल बेहाल था। मैंने वाटर बॉटल निकाला। उस औरत का पति 4 कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ चुका था तब तक, और वहाँ खड़ा हो गया। वह अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे मैंने वहाँ बैठकर कोई गुनाह किया हो या फिर वह जगह उसके लिए आरक्षित हो रखी हो। दोनों बच्चे, जिनकी उम्र संभवतः 4 और 6 साल की रही होगी, आपस में रह रहकर उलझ रहे थे। वो औरत उन्हें शांत करते करते खुद काफ़ी अशांत हो चली थी। मैंने एक किताब निकालकर खुद को उसमें उलझा लिया। अभी ट्रेन आने में 1 घंटा और शेष था। तभी मेरे सामने से एक मूंगफली वाला गुजरा। सफ़र के दौरान मूंगफली खाना मेरा शगल रहा है। मूंगफली वाला आवाज़ लगाता, टाइम पास, खाइए भैया टाइम पास, जैसे मेरे और उसके विचार मिलते हों। हालांकि यह मूंगफली वाला नारा नहीं उछाल रहा था, जबकि मुझे फ़िलहाल टाइम पास की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उसे आवाज़ दी। नज़रें झुकाए यंत्रवत उसने मूंगफली तोला। मैंने पैसे बढ़ाए तो बोल पड़ा, दीदी आप कहाँ जा रही हैं? अकेली हैं क्या? फिर आश्चर्य से पूछ बैठा, पहचाना नहीं क्या? मैं रतन हूँ, साहब का नौकर। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे भी उसका चेहरा कुछ पहचाना सा लगा, पर मेरी आदत है अक्सर एक चेहरे में दूसरे चेहरे का साम्य तलाशती हूँ और दन्न से कह देती हूँ, इसका चेहरा उसके चेहरे से मिलता है ना। फिर मेरी बेटी नैना की मुझसे बहस शुरू हो जाती, क्या माँ आप भी, कहाँ ये कहाँ वो, आप भी खूब चेहरा मिलाती हैं। पर मैं अपनी बात पर अड़ी रहती। कभी कभी तो महज उसे चिढ़ाने के लिए मैं कह देती, अच्छा बताओ नैना, शाहरुख खान का चेहरा उस नाई के बेटे चंदन से कितना मिलता है ना? या पलाश का वह दोस्त एकदम जाहिद खान की तरह दिखता है ना? फिर हमारे हाथ में बहस का एक लंबा सिरा होता। परफेक्ट टाइम पास। फिलहाल मैं रतन को देखकर हैरान थी। लगभग 10 वर्षों बाद इन परिस्थितियों में कोई साम्य ही नहीं था। कहाँ वो साहब का नौकर रतन और कहाँ ये मूंगफली बेचता हुआ रतन। दीदी तुम नाराज हो क्या अब तक? रतन ने मेरे चेहरे का भाव पढ़ अपनापन जताने की कोशिश की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा। क्या तुम साहब के यहाँ जाती हो?
मैंने हाँ में सिर हिलाया। साहब यानी बड़े भैया, यानी मेरे बड़े बाबूजी के बेटे। ट्रेन आ रही थी। रतन ने मेरा सूटकेस उठा लिया। मैं मना करती रह गई, रहने दो रतन, मैं उठा लूँगी, एक ही सामान है, तुम अपना धंधा देखो। मगर वह नहीं माना। ट्रेन की बोगी में मुझे अपनी सीट पर बिठाकर निश्चिंत दिख रहा था वो। मैंने पूछ लिया, कब से कर रहे हो यह सब? आखिर 20 सालों तक तुमने नौकरी की, इतने पैसे तो हुए ही होंगे तुम्हारे पास कि कोई ढंग का काम कर सको। हालांकि उसके लिए मेरे मन में थोड़ी कड़वाहट आज भी थी, मगर उसकी दयनीय दशा देखकर वो कड़वाहट जाने कहाँ खो गई। क्या करता दीदी, जब गांव आया तो माँ मेरी शादी की आशा में बूढ़ी हो चली थी। इकलौता बेटा जो था मैं। पहले तो टालता रहा कि साहब जब नौकरी लगवा देंगे तब शादी करूँगा। अब तो वो ठिकाना भी छोड़ दिया था। झूठी आशा के सहारे कब तक टिका रहता। शून्य में निहारती उसकी भाव शून्य आंखों की तरलता मैं महसूस कर रही थी। वह बताने लगा, आखिर 30 पार कुंवारे बेटे की चिंता माता पिता के साथ बिरादरी को भी थी। सबका मान रख मैंने शादी कर ली। साथ में छोटा सा पान बीड़ी का दुकान किया। 2-3 साल सब ठीक ही चला, पर माता पिता की बीमारी और क्रियाक्रम में वो भी टूट गया। जिंदगी गुजारने के लिए कुछ तो करना ही था दीदी। पास तो कुछ बचा नहीं था। पेट की आग कहिए या जीने की विवशता, अब मैं यही करता हूँ। पसीने से तर उसके शरीर को देखती मैं उन दिनों को याद करने लगी जब रतन को बिना पंखे के नींद नहीं आती थी। मात्र 12 साल का था रतन जब मैंने उसे पहली बार देखा था। भैया की दूसरी पोस्टिंग थी गोरखपुर में और मैं होली की छुट्टियों में भैया के पास आई थी। नई जगह देखने की ललक और भैया की अफसरी के बीच खुद को कुछ खास समझने की इच्छा थी मन में। पहली बार घर से इतनी दूर आई थी। मैं भैया के हर काम को सहर्ष करती। अपने संघर्ष के अंतिम मोड़ तक आते आते भैया कुछ अनमने हो चले थे। हालांकि उनके मनोभावों को समझने के लिहाज से मैं बहुत छोटी थी, पर भैया अपनी बातों में मुझे शामिल करते थे। जब उनका यूपीएससी का रिजल्ट आया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। भैया का संघर्ष खत्म हो गया था। आज भले भैया के आगे पीछे कितने लोग हों, पर आखिर मैं उनके संघर्ष के दिनों की पीए थी। यहाँ तक कि बड़े बाबूजी तक उनका संदेशा पहुँचाना भी मेरे ही जिम्मे था। भैया के यहाँ आए 1 सप्ताह बीत चुका था। उस दिन बरामदे में बैठी मैं कोई किताब पढ़ रही थी कि एक अनजान व्यक्ति एक लड़के के साथ गेट पर खड़ा भैया के बारे में पूछ रहा था। वही रतन से मेरा पहला साक्षात्कार था। 4 खाने की कमीज, डोरिया की पैंट, छोटे छोटे बाल, तिस पर अकपकाई आंखों से चारों तरफ देखता हुआ जैसे जंगल के बाशिंदे को कोई पिंजरे में कैद कर रहा हो। दूसरे दिन भाभी ने उसे घर का काम समझाना शुरू कर दिया। उसके लिए कपड़े मंगाए। रतन पहले बहुत धीमे बोलता। उसकी बातों में गंवारपन था जिस पर मैं और भाभी कभी कभार हंस पड़ते थे। दशहरे में जब भाभी घर आई तो रतन भी साथ था। वेशभूषा, बोलचाल, रंग ढंग, हर लिहाज से उसमें वो रतन कहीं नहीं था जिसे मैंने पहली बार देखा था। अब वो भैया के परिवार का अभिन्न अंग बन चुका था। अच्छा खाना, पहनना, टीवी देखना, बच्चों के साथ खेलना और इसी बीच घर का कामकाज भी निपटा देना। इतनी सहूलियत भरी जिंदगी की तो उसने शायद कल्पना भी नहीं की हो। समय गुजरता गया। इस बीच मैंने बीए किया और मेरी शादी भी हो गई। मेरी शादी में रतन बहुत खुश था। उसके पैरों में तो जैसे पंख लग गए थे। कोई भी काम हो, रतन हाजिर था। कौन जाने जिम्मेदारियों के चलते या जिंदगी को नए मुकाम तक पहुंचाने की जद्दोजहद में भैया पुराने रिश्तों की अनदेखी करने को बाध्य थे। बहरहाल मेरे मन में भैया की छवि आज भी वही थी। इसीलिए जन्मदिन, नए साल पर कार्ड डालती, भतीजों को राखी भेजती, पर शायद ही कभी जवाब आता। रिश्तों की इस एक तरफा जंग में मैं कभी हारना नहीं चाहती थी। उन दिनों भैया लखनऊ में थे। मेरा बेटा पलाश मैट्रिक कर चुका था और आगे की शिक्षा के लिए मुझे उसे अच्छी जगह भेजना था। बाबूजी ने सुझाया, प्रणव लखनऊ में है तो फिर वहीं भेज दो। जब अपना घर हो तो कहीं और ठहरने की ज़रूरत क्या है। निखिल से मैंने कहा तो वो थोड़ा अनमना हो आए, पर मेरी जिद के आगे झुक गए। निखिल और पलाश के साथ मैं लखनऊ आ गई। भैया के जिस अफसरी ठाट बाट की कल्पना मैं बचपन से करती आ रही थी, आज उसका साक्षात रूप मेरे सामने था। भैया का प्रमोशन हो चुका था। अपनी मध्यम वर्गीय जीवन शैली में सिमटी मैं भैया की तरक्की से खुश तो थी, पर खुद रिश्तों को कहीं बौना महसूस कर रही थी। भाभी के व्यवहार में भी पहले वाली कोई बात नहीं थी।
तरक्की के रास्ते पर चलते हुए रिश्तों की गर्माहट कहीं गुम हो गई थी शायद। भैया घर पर कम ही रहते थे। गए रात घर आते, सुबह देर से उठते, फिर ऑफिस जाने की भागम भाग में हमारा हालचाल पूछ लिया। पर मैंने अपने आने का मकसद स्पष्ट नहीं किया। रतन को तो मैं पहचान ही नहीं पाई। भैया के बच्चों में घुल मिल गया था। उसे बकायदा उसका अपना एक कमरा मिला हुआ था। कमरे में अच्छा बेड, पंखा और एक छोटा सा टीवी भी था। एक दिन बातों बातों में मैंने भाभी को बता दिया कि बाबूजी का मंतव्य क्या है। भाभी ने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे से ज़रूर ऐसा लगा जैसे यह बात उनको नागवार गुजरी हो। हाँ, एक छोटी सी टिप्पणी उन्होंने अवश्य की। कहने लगी, रिलेशन में रहकर बच्चे फ्रैंक नहीं हो पाते। इस सत्य को मैं स्वीकार भी कर लेती, पर मैंने कभी भैया को दूसरा माना ही कब था। पलाश के लिए हॉस्टल देखने जाना था। मैंने रात में रतन से कह दिया था कि 8 बजे तक नाश्ता तैयार कर दे। रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उठते उठते 7 बज गए सुबह। जल्दी से नहा धोकर मैं किचन में आई तो वहाँ रतन था ही नहीं। मैंने बाहर देखा तो वह भाभी के निर्देशन में फूलों की क्यारी साफ कर रहा था। पहले नाश्ता बना देते रतन, बाद में ये सब करते, मैं झल्लाई। क्या करूं दीदी, रात लाइट नहीं थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पंखे के बिना सो ही नहीं पाया। थोड़ी देर से उठा तो मैं बिना कुछ कहे पलाश और निखिल के साथ निकल गई। मन में थोड़ा आक्रोश तो था, पर मैं अपनी स्थिति जान गई थी। शाम को लौटी तो रतन चाय लेकर बाहर ही आया। चाय पीते हुए रात के खाने की बाबत पूछने लगा। मैंने कहा, कुछ भी बना लो, मैं तो सब खा लेती हूँ। रात खाने के बाद भाभी सोने चली गई। पलाश और निखिल भी थके हुए सो रहे थे। एक मुझे ही नींद नहीं आ रही थी। चैनल बदलते मैं अपने मन के भटकन को ठौर दे रही थी। आंखों के आगे से गुजरते स्क्रीन से मेरा मन एकदम उदासीन था। पता नहीं मन में कौन सी फांस थी या मेरी अपेक्षाएं ही मुझे आहत कर रही थीं। हाँ, रतन ज़रूर बीच बीच में प्रोग्राम्स की बाबत अपनी जानकारी बघा रहा था। अचानक रतन कह बैठा, दीदी अब मैं गांव थोड़े ही जाऊंगा, यही साहब कोई नौकरी दिला देंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं एक पल को ठिठकी। वह आगे बोला, इतने बरस यहाँ रहने के बाद गांव में 4 दिन भी मन नहीं लगता है। वहाँ गांव में ना तो बिजली है न पंखा, और टीवी देखे बिना तो मेरा मन ही नहीं मानता। मैं उसकी मनस्थिति समझ रही थी, पर अपने भैया को भी जानती थी। उन्होंने कभी अपने बच्चों की पैरवी नहीं की, फिर इस अनपढ़ के लिए भैया किसका एहसान लेंगे। यह नौकरी की बात उसके जहन में आई तो आई कैसे? किसने उसकी आंखों में ये मिथ्या स्वप्न भरे थे? मुझे उसके सपनों से डर लगा। पलाश को हॉस्टल में छोड़ हम वापस लौट आए। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता जाता है, यही जिंदगी की सच्चाई है। तल्ख ही सही। बच्चे बड़े हो रहे थे और हम प्रौढ़। भाभी से मेरा रिश्ता अब औपचारिक ही था। हाँ, भैया की छवि आज भी मेरे मन में वही थी। लाख अंतर विरोध के बावजूद भैया के प्रति रिश्ते की ऊष्मा और आत्मीयता मैं बचाए हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं जहाँ मन को सुकून और संबल मिलता है। भैया के साथ मेरा रिश्ता कुछ ऐसा ही था। कुछ सालों बाद एक बार फिर लखनऊ जाना हुआ। भैया ने अब अपना मकान ले लिया था, पहले से ज़्यादा सुंदर और भव्य। सब कुछ वैसा ही था, बदला था तो बस रतन का व्यवहार। उदासीनता की हद तक सपाट उसका चेहरा बड़ा ही अजीब लगा था मुझे। 30 की उम्र पार करता लड़का जैसे जिंदगी की दौड़ में कहीं पीछे छूटा जा रहा था। उसके बालों में कहीं कहीं सफ़ेदी दिख रही थी। ना तो पहले की तरह पहनने ओढ़ने का उमंग और ना ही टीवी प्रोग्राम्स का बखान। मैं चुपचाप उस परिवर्तन को लक्ष्य कर रही थी। रात खाने के बाद जब सभी सो गए, एक बार फिर हम टीवी से मुखातिब थे। अनमने भाव से टीवी निहारता रतन बोल पड़ा, दीदी सोचता हूँ घर चला जाऊँ। माँ की चिट्ठी आई है, पर वहाँ जाकर करूँगा क्या? आधी उम्र बीत गई, कोई दूसरा काम भी नहीं सीखा। सोचा था नौकरी के बाद शादी करके। मैंने बात बीच में ही काट दी। तुम्हें नौकरी का सपना किसने दिखाया रतन? नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की। अगर काम के साथ साथ पढ़ाई भी की होती तो भैया कुछ कर भी सकते थे। मैट्रिक भी तो पास नहीं किया तुमने। पर मेम साहब ने तो। वह रुआंसा हो आया। दीदी किसी ने मुझे पढ़ने को कहा ही नहीं। मैं बस काम की मशीन था, उपयोग किया। और दीदी आपने भी तो कभी। मैं खुद कटघरे में थी। गलती चाहे किसी की भी रही हो, एक सपने का कत्ल अवश्य हुआ था। मैंने बात का रुख मोड़ा। गांव में रहना नहीं चाहते तो बेहतर है यहीं कुछ कर लो, पैसे तो जमा है तुम्हारे। आंखें पोंछते हुए वह उठकर चला गया।
ट्रेन रुक गई थी और मेरी सोच को भी विराम लग चुका था। आज रतन को 10 सालों बाद देखा था। इस गुजरे वक्त में उमंगों से भरा, सपनों की दुनिया में विचरता लड़का यथार्थ की पथरीली जमीन से टकराकर सख्त और प्रौढ़ हो चला था। तीखी धूप में गर्मी और उमस से भरे प्लेटफॉर्म पर मूंगफली बेचते हुए रतन के जहन में आज भी अपने कमरे और दिन रात घूमते पंखे की यादें अवश्य जीवित होंगी। मैंने कहीं पढ़ा था, अमीरी की कब्र पर पनपी गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उस आलीशान बंगले के ऐशो आराम के बीच लगभग आधी जिंदगी गुजार चुके रतन की स्मृति में आज भी वो पल शेष होंगे। मेरी सोच का कोई छोर नहीं था, पर सच्चाई तो यही है कि आज का रतन एक आम इंसान है जिसे जीने की जद्दोजहद में कुछ भी करना है, जबकि कल का रतन था साहब का नौकर। तो ये थी साल 2021 की हमारी आखिरी कहानी। अब हम नववर्ष में मिलेंगे नई कहानियों के साथ। आप सबका समय शुभ हो, मंगलमय हो।